अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, इलेक्शन मुहिम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है? महंगाई है या फिर कुछ और है? इल्ज़ामात की सियासत देखने में आ रही है, एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं, बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, जबकि जलसे और जुलूसों का जो मौसम है वो भी आ चुका है। निगरां हुकूमत के हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि निगरां हुकूमत क्या वाकई अच्छी निगरानी कर रही है या उस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह कहलाए जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर बिलावल भुट्टो की सियासत को देखते हैं तो उसमें एक जारहाना रंग झलकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर नताइज पहले ही तय करना था तो इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है। और मुस्लिम लीग नून की जो सिंध में सियासी सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही हैं। लगारी ख़ानदान ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि MQM जब नवाज शरीफ से उसने मुलाकात की है तो ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा, इस पर भी बात करेंगे। मेयर के बाद वज़ीर आला और फिर वज़ीर आज़म भी अगर पीपल्स पार्टी का होता है तो मुल्क के मुस्तकबिल का क्या होगा, मुल्क का मुस्तकबिल कितना रोशन होगा, इस पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान लफ्जी गोलाबारी भी जारी है और इल्ज़ामात की बौछार है। आम इंतखाबात में इलेक्टेबल्स क्या किरदार अदा करेंगे, ये भी ज़ेरे गुफ्तगू रहेगी बात। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। नुमान रिजवी साहब हैं, तज्जियाकार हैं। फैज़ान रावत साहब है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, जबकि शेख खालिद सुल्तान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। MQM से उनका ताल्लुक़ है, मेंबर राब्ता कमेटी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी फैज़ान रावत साहब से। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान रावत साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं। ज़बरदस्त। अच्छा, अब तो इलेक्शन का मौसम, जलसे जुलूस, इल्ज़ामात, बयानात और एक दूसरे से जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इलेक्शन मुहिम में? कैसे देखते हैं आप? महंगाई को फोकस कर रहे हैं या जो दूसरे मसाइल हैं उनको फोकस कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन को फोकस कर रहे हैं? देखिए, आपका शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे दावत दी। बेसिकली आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, पिछले 1-1.5 साल से जो हालात चल रहे हैं और उससे पहले भी जो हालात थे वो भी कोई इतने अच्छे नहीं थे। महंगाई, जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है कि महंगाई किसी तरीके से कम हो सके, इन्फ्लेशन कम हो सके। और बेरोज़गारी का एक आपने अपना एलिमेंट देखा होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो महंगाई और ये चैलेंज से निपटना जो है वो। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर आप देख रही होंगी कि एक अनसर्टनिटी है, कारोबारी अनसर्टनिटी भी है। और डॉलर की जो चीज़ थी, आपको पता है कि पिछले दिनों में डॉलर के साथ और जो ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ जो मामला थे, IMF के साथ जो डीलिंग्स थी। रावत साहब, ये तो सारा कुछ ये इन 16 महीनों के समरात है ना जी, लेकिन ये पीछे से बिगाड़ हुआ था ना। आप ये देखें कि पिछले 4-5 साल से एक बिगाड़ चला आ रहा था। आपने लास्ट में भी देखा कि जब इमरान खान साहब जा रहे थे जब हुकूमत से अपनी, तो उन्होंने पेट्रोल भी सस्ता किया और मसनूई तरीके से मईशत को रोकने की कोशिश की। उसका नुकसान ये हुआ कि बाद में डॉलर भी हिट हुआ, दूसरी चीज़ें भी हिट हुई। और इस पर ड्राइविंग सीट पे आपको पता है कि मुस्लिम लीग खजाना तो काफ़ी भरा हुआ छोड़ के गए थे खान साहब। नहीं, उसमें आप देखें ना, रीपेमेंट्स भी थी, चीज़ें भी थी, सारी चीज़ें हैं। उन्होंने तो एक कलेक्टिव सारा लेके हमें बता दिया कि जितने पैसे पड़े। मुआशी माहिरीन ही कहते हैं, मुआशी माशी माहिरीन तो देखिए उन्हीं की टीम के माशी माहिर दिसंबर 2021 में बोल रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ये शब्बर जदी साहब के अल्फाज हैं, ये तो हमारे अल्फाज तो नहीं है ना। ये तो उन्हीं की टीम के लोगों के अल्फाज हैं कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं और इतने बुरे हालात हैं, सारी चीजें। तो ये उनकी टीम के लोग बोलते थे। लेकिन पाकिस्तान तो इन 16 महीनों में भी दिवालिया नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जब 300 से ऊपर चला गया डॉलर। देखिए, वो तो फिर एक पॉलिसी के तहत जब इनकी गवर्नमेंट इनकी चेंज हुई और एक इलेक्ट्रल प्रोसेस है कि आपके अगर वोट पूरे नहीं है तो फिर दूसरा आदमी आ जाता है हुकूमत में। उसको खान साहब ने जो है वो आपने देखा कि क्या होता रहा। जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो पीपल्स पार्टी ने भरपूर सपोर्ट की कि ड्राइविंग सीट पे अपना काम कर सकें। आपने देखा कि पहले वो मिफ्ता इस्माइल को लेकर आए, मिफ्ता इस्माइल भी फेल हो गए IMF से डील करने में। उसके बाद वो सागदार ड्राइविंग सीट को लेने के चक्कर में रहे कि मैं किसी तरीके से इसको मैनेज करूं। अगर वो उस वक्त पीपल्स पार्टी सपोर्ट लेते तो हम उनको जरूर सपोर्ट करते। ये 16 महीने टोटली जो पाकिस्तान ड्राइव होता रहा है, सपोर्ट पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, लेकिन हम उस PDM के में शामिल नहीं थे, PDM का हिस्सा नहीं थे। ये तो सबको पता है कि हम उसमें उसका हिस्सा नहीं था। जिसका नुकसान ये हुआ कि इस वक्त महंगाई एकदम वो महंगाई नीचे आम आवाम तक पहुंची। और दूसरा, डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है ना, आप देखें 40-45% की फ्लक्चुएशन रही, तो वो बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन है। ठीक है। अच्छा, नुमान रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब। आप कैसे कहेंगे, आप
कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को कि मुल्क दिवालिया होते होते रह गया, फिर जो हुकूमत आई निगरान हुकूमत, उसने 16 महीनों में तो मतलब आवाम के कमर ही तोड़ दी। लेकिन इसके बावजूद आज भी जो जमातें हैं वो ये कहती हैं कि जी बिगाड़ जो है वो उन 3.5 सालों या 4 सालों में हुआ जो खान साहब की हुकूमत थी। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। बात तो सही है। देखें शुमाइला कि बिगाड़ तो पैदा उन 3-3.5 पहले से भी बिगाड़ था, लेकिन 3-3.5-4 साल का जो अरसा था उसमें बहुत ज्यादा नुमाया बिगाड़ हमें दिखा पाकिस्तान के हर सेक्टर में। जिसे हम कहते हैं ना कि माली हो, इंतजामी हो, या किसी भी तरह से हम देखते तो बिगाड़ तो बाकी पैदा हुआ, इससे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान पीएस पार्टी या दीगर पार्टियां जो उस वक्त हुकूमत में थी, चले मुस्लिम लीग नून तो हम कह रहे हैं 16 माह पीडीएम की हुकूमत थी, लेकिन पाकिस्तान पीएस पार्टी अपने आप को बरी उसमा कैसे कर सकती है इन सारी बातों से? 3.5-4 साल जो अरसा अगर वो इमरान खान साहब का गिना रहे हैं तो 15 साल लगातार पाकिस्तान पीएस पार्टी की हुकूमत, और वो 3.5-4 साल का भी अरसा पाकिस्तान पीएस पार्टी के हाथ में ही था। बात ये कि पाकिस्तान पीएस पार्टी अगर ये बात करे तो हजम नहीं होती, मैं समझता हूँ किसी को भी। हाँ, अगर ये बात कोई नई पार्टी कह रही हो, कोई नया सिनेरियो लेके आया हो, कोई नई जमात ये बात कर रही हो तो समझ में आता है। पाकिस्तान पीएस पार्टी किस मुंह से ये बात कर रही है कि ये बिगाड़ 3.5 साल और 3.25 साल का है? आप अपने गिरेबानों में तो झांको, आपने क्या दिया पाकिस्तान को? नई पार्टी से नुमान साहब क्या आपकी मुराद है? इस्तेकाम पार्टी अगर ये करती है दावा तो वो सही कह रही है, फिर इसका मतलब देखिए इस्तेकाम पार्टी जिस सिनेरियो में और जिन मामलात पे बनी है वो सियासी पार्टी तो मैं तो नहीं समझता कि उसको सियासी पार्टी कहें, वो हालत मजबूरी है। ये मजबूरी की जो पार्टियां होती हैं ये वक्ती तौर पे तो होती हैं, उसके बाद उन्होंने जम होना पड़ता है। जिस तरह मुस्लिम लीग काफ है वो एक वक्त अब देखें ना वो जम होने जा रही है मुस्लिम लीग नून में, या और दीगर पार्टियां उठा के देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह आपने बनाए वो जम हो गई, उनका नाम वो पता निशान भी नहीं है। एक ग्रास रूट की पार्टी होती है, जिस तरह पार्टी बनाई जाती हैं और वो अवामी उमंगों पे बात करती हैं, एक तवील अरसा लगता है उनको जनाब इस पोजीशन पे आने के लिए। ये अगर आप समझें कि पके पकाए लोग आप तोड़ लिए जाएं और इलेक्टेबल्स लोग एक जगह जमा करके पार्टी बना ली जाए तो ये रेडीमेड तो समझ में आता है, लेकिन बाकायदगी तौर पे कुछ पार्टीज नहीं है, इनको पार्टीज ना कहा जाए तो बेहतर है। बात ये कि पाकिस्तान पीएस पार्टी जब ये बातें करती है तो मतलब आम शहरी बड़े हैरानगी से देखता है कि ये बातें क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसा इनको कभी इख्तिदार मिला ही नहीं, ये पहली दफा इख्तिदार की तरफ जा रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है और सारे मामलात जो हैं इनकी इन्होंने आंखें बंद करी हुई थी। क्या था, मुल्क से बाहर थे, क्या था? भाई आप 40 सालों से किसी ना किसी बहाने से हुकूमत में का हिस्सा रहे और 15 साल से तो लगातार सिंध में आपकी हुकूमत थी। ये 15 साल तो सवालिया निशान है, ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आवाम यही पूछती है कि क्या डिलीवर क्या किया। बिल्कुल। अच्छा, शेख खालिद सुल्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख खालिद सुल्तान साहब। आप बताइएगा क्या तैयारियां कर रहे हैं आप इलेक्शन की? इल्जामात के अलावा बात कर रही हूँ। शेख खालिद साहब मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? पाकिस्तान में एनजीओ वाहिद जमात है जी जो सबसे ज्यादा इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है और उसने अपने 4 एमएनए के जो कैंडिडेट्स हैं कराची की 4 सीटों के वो भी अनाउंस कर दिए हैं और 2 एमपीएस की सीटों के जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। और इस वक्त कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में रोज की बुनियाद पर 4, 5, 6 जो है वो इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। फिर उसके साथ साथ टाउनों में जो नेशनल लेवल की जो जलसे जो पूरी बड़ी बड़ी पार्टियां नेशनल लेवल पे एक जलसा करती हैं, मुख्तलिफ सूबों के इलाकों से लोगों को बुला के, अपने कारकुनों को, आवाम को बुला के वो हम जो है वो एक टाउन का कराची में जलसा कर रहे हैं। तो ये भरपूर तौर पे हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं और उस हम अपने कैंडिडेट्स का चुनाव कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस हवाले से एमपीएम नंबर 1 है। खालिद साहब, बयानिया क्या है आपका? हमारा बयानिया यह है कि जो इख्तियारात हैं, जो इस स्पीड के तहत हमने 28वीं तरमीम में हिस्सा लिया था कि 28वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे और सूबे निचली सतह तक इख्तियार मुंतकिल करेंगे, लेकिन सूबों ने उस तरह खासतौर पर सूबा सिंध की हुकूमत में निचली सतह पे उस तरह जो है जिला की सतह पे और बल्दियात की सतह पे और यूसी की सतह पे इख्तियार मुंतकिल नहीं किए, जो कि जमहूरियत का असल हुस्न है जिससे अवाम के मसाइल हल होते हैं। तो
पीपल्स पार्टी ने जो है वो 15 साल तक जो है वो इख्तियारात जो है मुंतकिल लेके, तो आप इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है, और सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये मुतालबा पूरे पाकिस्तान के लिए है कि आइन में ऐसी तरमीम की जाए जिसके तहत ये कन्फर्म हो, एक तो बलदियाती इलेक्शन कभी डिसकंटिन्यू ना हो। ठीक है, तो खालिद साहब महंगाई को आप अपने बयानी में शामिल नहीं करेंगे? कौमी असम्बली में और सेनेट में या सूबाई असम्बली में क्या कानून साजी हो रही है, उनका सबसे बड़ा जो मसला है वो अपने रोजमर्रा का पानी का, सीवरेज का, रोड का, ट्रांसपोर्ट का, हेल्थ का, एजुकेशन का, ये मसाइल हैं जो पाकिस्तान में बहुत दरगू होते जा रहे हैं, क्योंकि हर थोड़े अरसे बाद बलदियाती सिस्टम जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो हमारे सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि एक तो जिस तरह PFC होता है, ये अपना NFC होता है, इसी तरह PFC किया जाए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो, और एक्सोर जब नेशनल फाइनेंस कमीशन हो वहीं से जो है वो इजलास हो, जो है फंड जारी कर दिए जाए, ताकि नून लीग से जो और आवाम की। खालिद साहब, आप समझते हैं कि नून लीग से जो आपने इल्हाक का फैसला किया है या उसके साथ मिलने का फैसला किया है, वो आपकी उम्मीदों में पूरा उतरेगी? हमने किसी से इल्हाक का फैसला नहीं किया, हमने तो अपनी बात ले जाके रखी है पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात और एक बड़ी सियासी लीडर, और उसके साथ साथ सिंध की दीगर जो जमातें हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, JUI है, ANC है और दीगर जमातें है, उनके आगे रखी है कि ये है आम लोगों के मसले का हल। अच्छा, तो जिससे मुस्लिम लीग नून ने उसूली तौर पे हमारे इस मौक़िफ़ से जो इत्तेफाक किया है, वो भी क्योंकि उन्होंने भी काफी तकलीफ उठाई है कई साल, तो उनको भी अंदाजा हुआ है कि अगर नीचे सतह पे बलदियाती सिस्टम मजबूत होगा, एक तो वहां से क़यादत निकलेगी, दूसरे आवाम के मसाइल होंगे, लोग मुतमईन होंगे, तो उनको भी ऊपरी सतह पे अपनी हुकूमत करने में आसानी होगी। वरना तो तमाम वोटर इस नजर से, जो एक कौंसलर को जिस नजर से देखना चाहिए, किसी चेयरमैन को जिस नजर से देखना चाहिए, एक मेयर को जिस नजर से, उस नजर से वो हर MP ठीक है, वोटर जो है वो बड़ा बाशऊर है खालिद साहब। खालिद साहब, अब वोटर बड़ा बाशऊर है, बड़ा शऊर उसको मिल गया है। अच्छा फैजान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब बड़े मुफाहमत के बादशाह कह रहा है, मैंने इंट्रो में भी यही कहा था कि हमेशा उनको यही कहा गया कि बहुत मुफाहमती सियासत करते हैं, लेकिन अगर हम आज नौशहरा के जलसे को भी देख लें, बिलावल भुट्टो साहब ने जो किया है, तो बड़ा जारहाना अंदाज था, बड़ा दो टोक अंदाज था, और मतलब जिसे कहना चाहिए कि बस बात हमने कह दी और बस उन्होंने किसी भी मुफाहमत का कोई जुमला नहीं बोला। तो कैसे देखते हैं आप, ये बेहतर है क्या आज की सियासत? देखिए, बेसिकली जो आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत है, आप खुद ही आपने बात की कि वो मुफाहमती सियासत है, उनकी मुफाहमत की सियासत में वो सारे काम करते रहे। ये पिछली गवर्नमेंट में जो आपका पाकिस्तान में जो डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गई, और ये जो नून लीग ने हुकूमत की, इसमें सपोर्ट भी आसिफ जरदारी साहब के साथ रही। अगर वो नहीं सपोर्ट होती तो आपको पता है कि वो हुकूमत नहीं बना सकते थे। दूसरी चीज़ ये कि अभी मेरे भाई ने, मैं उस तरफ आऊँगा, बिलावल साहब, जी बिलावल साहब की तरफ आऊँगा, मैं तरफ अपने इनका दो नवाज साहब का भी जवाब देना चाहता हूँ, थोड़ा सा हारिस सुल्तान साहब का भी जवाब दे दूं कि देखें, आप पहले इस मेयरशिप से पहले वसीम अख्तर साहब के पास मेयरशिप थी, और वो हर वक्त जो है वो ये की रोना रोते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। जब इख्तियारात नहीं है तो वो सीट से चिपके क्यों रहे? फिर आज आप नून लीग से इल्हाक कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप तो किंग्स पार्टी के सिस्टम में रहे ना, आप देखते हैं कि जो चीज़ जिस तरफ मूव कर रही होती है आप उस तरफ मूव कर जाते हैं। आपको कराची की आवाम का कोई दुख नहीं है, कराची की आवाम का कोई आपको वो नहीं है। आप ये देखते रहे कि आपने पिछले जो आपकी 3 दफा आपके पर कराची में ऑपरेशन हुआ, वो किस हुकूमत के तहत हुआ? फिर कराची के अंदर जितना बिजनेसमैन यहाँ से अपना बिजनेस उठा के पंजाब की तरफ शिफ्ट किया, वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में किया गया था। नवाज शरीफ साहब ने जितना कराची को नुकसान पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। ये शहर आज 7,000 अरब रुपए जमा करके देता है, 10,000 अरब में से 7,000 अरब इस शहर का कलेक्शन है। ये कलेक्शन 20,000 अरब तक जा सकती थी। इस शहर को अगर अमन दे देते, इस शहर को अगर अच्छी सड़कें दे देते, आपके पास तो हुकूमतों, आप मुख्तलिफ हुकूमतों में आप भी रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी रही, तो पीपल्स पार्टी का ना तो कोई MPA था, ना कोई MNA था यहां पर, ना कोई मेयर था। पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से जीत के सीटें, आप उनके साथ भी शेयरिंग में रहे, कोलिशन में रहे। आज आप पीपल्स पार्टी को बुरा कह रहे हैं। बात कहने, सिंध गवर्नमेंट तो आपकी थी ना सर? बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट हमारी थी, तो आप नहीं काम करवा सकते थे? MNA MPS के जो फंड होते हैं वो तो जाहिर सी बात है उनके अपने फंड होते हैं ना। तो मेगा प्रोजेक्ट्स आपको दिए, आपके पास ये जो अभी मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट है, ये भी तो पीपल्स पार्टी ने दिया। अभी जो आप देख रहे हैं गुलिस्तान जौहर
दौर में अंडरपास बनाए, पुल बने, डिफरेंट जगहों पे काम हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक सीट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 22 अरब रुपए, 22 अरब डॉक्टर आसिम साहब ने लगवाए। सिटी है कराची और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बरसाती नालों में तो गटर लाइन, बिल्कुल बरसाती नाले आपके इसी दौर में, इसी 5 साल खड़ी हो गई। इसी 5 साल दौर में ये बरसाती नाले भी आप देख रहे हैं कि बने, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 22 अरब रुपए बिल्कुल बन रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाके देखिए 22 अरब रुपए के फंड लगे इस वक्त, और आइंदा भी आगे आने वाले वक्त के लिए हमने किया है काम। अभी एक अंडरपास इनॉग्रेट हुआ है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बन रहा है, ये जो मीना बाजार वाला, ये भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम फंड लेकर आए, जबकि वहां पर एमएनए एमपीएस नहीं है। अच्छा, अब जो आपने जरदारी साहब की बात की, अब जो आपने जरदारी साहब की बात की, कारोबार ठप हो चुके हैं। आपने जो जरदारी साहब कहते हैं ये इस तरह से पूरा कराची को खोद दिया है, काम कहीं नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यूनिवर्सिटी रोड देखिए, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने इस कराची से, जो कराची की जो ट्रेडिशनल पीपल्स पार्टी की है, वो छोड़ के जो शहरी सीटें हैं उन पे तमाम उर्दू स्पीकिंग महाजिर लोगों को, मेमन कम्युनिटी को, बिजनेसमैन को उतारने का फैसला किया है। आप देखेंगे बहुत सारी चेंजिंग आएगी, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। अभी तो इन्हीं की जमात से वसीम कुरैशी, पहले भी तो बहुत सारी चीजें कर सकते थे ना। इन्हीं की जमात से वसीम कुरैशी साहब ने हमें भी ज्वाइन किया, इन्हीं की जमात से मुजम्मिल कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया, इन्हीं की जमात से सैफ यार खान साहब ने ज्वाइन किया, इन्हीं की जमात से इन्हीं की जमात से ख्वाजा सुहेल साहब ने ज्वाइन किया, इन्हीं की जमात से सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अभी हम 6-8 महीने हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम कराची के लेवल पे कराची के लोगों को आगे लेकर आएंगे। और कराची वालों को मेरा एक मैसेज है कि जिसकी गवर्नमेंट है, जिस तरह कश्मीर में होता है, जिस तरह बलोचिस्तान में होता है, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके साथ आप उसको वोट दें जो आपके लिए काम करा सकती है। कराची का बाशऊर आदमी है, वो समझ चुका है कि अब हमें किसको वोट देना है। अब हम बस इन नारों में नहीं जाएंगे कि आप जो नारे इस्तेमाल करते रहे। कल हमारे जलसे में भी हमने जिए सिंध, जिए महाजिर, जिए पंजाब, जिए पख्तून, सबका नारा लगाया है। नारों की सियासत तो अब मेरा ख्याल है कि आवाम को समझ आ चुकी है। अब आवाम वो इन चक्करों में नहीं आने वाली। नुमान रिजवी साहब, आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? लेकिन बात इन्होंने की कि इन्होंने नारे लगाए, नारे महाजिर, जिए महाजिर के भी इन्होंने नारे लगा दिए। भाई महाजिरों में नारे तो 40 साल से लगा रहे हैं। अगर आप इतने ही मुखलिस हैं और उर्दू बोलने वालों से और कराची वालों से इतने ही ज्यादा मुखलिस हैं, तो फिर अपनी मैनिफेस्टो में ऐलान करें ना कि कोटा सिस्टम खत्म कर देंगे, हम बराबरी की बुनियाद पे रखेंगे। अगर आप उनको लेके फख्र महसूस कर रहे हैं, उनके लोगों को तोड़ के अपने आप में फख्र महसूस कर रहे हैं, कराची वालों को आपको इतनी हमदर्दी है, तो फिर बराबरी का क्यों नहीं रखते शहरी? आपने उनको 40-60 पे क्यों रखा हुआ है? दूसरे दर्जे का शहरी क्यों शुमार करते हैं? आप उनको स्टेज पे बुला के गले लगा रहे हैं, शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन जब मफादात की बारी आती है, जब देने की रोजगार की बारी आती है, तालीम की बारी आती है, सेहत की बारी आती है, तो आप उनमें जो है फर्क महसूस करना शुरू कर देते हैं। ये तो खुली मुनाफकत है ना भाई। आपको इतनी मोहब्बत जाग रही है अगर उर्दू बोलने वालों से, कराची वालों से, तो खुदा के लिए कोटा सिस्टम खत्म करें, उनको बराबरी की बुनियाद का शहरी समझे, तो हम समझेंगे कि हाँ पीएस पार्टी ने कोई बड़ा काम किया है। आप उनको एक तरफ अपने बराबर बिठाना नहीं चाह रहे और दूसरी तरफ आप खुश हो रहे हैं कि हमने उनके लोग जो है हमारी पीएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है पाकिस्तान पीएस पार्टी की अकल कहाँ गई है। बात यह है कि देखे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मजासी बारे खालिद सुल्तान साहब ही बताएंगे, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो बात करी वो बात तो बिल्कुल ठीक की। चलो पीएस पार्टी ने अगर शहर का वो कचरा नहीं उठा सकी जो सड़कों पर और मौजूद है, कम से कम एमक्यूएम का कचरा तो उठा रही है। बात तो उन्होंने सही करी, बात तो गलत नहीं है। बात यह है कि आप ये जमहूरी अमल है कि आप खुश हो रहे हैं कि आपने उनके लोगों को जो है अपने पास शामिल कर लिया। आप इसमें मतलब मेरी समझ से बाहर है कि इसमें खुशियां मनाने की कौन सी बात है भाई। आप कर क्या रहे हैं? खुदा के लिए काम कीजिए। तो अगर आपको शहरी हलकों से इतनी मोहब्बत है तो शहर के लिए कोई काम करिए। आपके मैनिफेस्टो में कोई शहर के हवाले से कोई काम, कोई कारकर्दगी, कोई आगे तक लाए अमल मौजूद है तो वो बयान कीजिए। ये ना बताइए कि वो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे नुमान रिजवी साहब, और सवाल जो आपने किया है वो फैजान साहब से उसका जवाब भी लेंगे, और शेख खालिद सुल्तान साहब से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैजान रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, जबकि नुमान रिजवी साहब और शेख खालिद सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल। शेख खालिद सुल्तान साहब से बात कर लेते हैं। खालिद सुल्तान साहब, अभी एक बड़ा अहम सवाल उठा दिया है नुमान रिजवी साहब ने, जो अक्सर प्रोग्राम में हम उठाते हैं लेकिन शायद हमें जवाब कभी भी नहीं मिला। आपसे पूछते हैं, शायद आप जवाब दे सकें। कोटा सिस्टम क्यों नहीं खत्म होता? आपकी भी गवर्नमेंट रही है, आपने भी इस पे कुछ स्टेप फॉरवर्ड लिए हैं? मैं सबसे पहले तो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी बौखलाई हुई और जो मुनाफिकत की सियासत कर रही है पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब जो है वो नेशनलिस्ट बन गए हैं, कौम परस्त बन गए हैं इस वक्त।
और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत को। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की में जो सियासत उनकी खत्म हो गई थी, अब सिंध में भी उनकी सियासत खत्म होने जा रही है। और ये मुसलसल काफी अर्से से चल रहा है कि बिलावल साहब को सख्त बयान देते हैं, फिर उसको जो जताई साहब मलमाकारी करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनको अपनी सियासत की नाकामी साफ नजर आ रही है। और जिस तरह वो कराची में कचरा जमा कर रहे हैं इस वक्त, MKM का दुत्कारा हुआ, निकाला हुआ, सफाई किया हुआ, तो वो उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन सी जो है वो सियासत चमकाना चाहते हैं। यकीनन जो है वो बौखलाए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्या मिली, ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा नजर आ रहा है कि जो हमारी 15 साल की लूट खसोट है उसका कोई हिसाब होने वाला है। और यकीनन हिसाब होगा जिस तरह इन्होंने 15 साल में इस सिंध को लूटा है, इस कराची को खंडर बनाया है, हैदराबाद को खंडर बनाया, सिंध के शहरी इलाकों को छोड़े। सर आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में साथ तो थे, आपने क्यों नहीं रोका इनको? वो उनको खंडर बनाया है जिस तरह इन्होंने, वो सब हिसाब मांगने के लिए तैयार है इस वक्त। और यकीनन उनको वो जो है अपना नविश्ता दीवार नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। और वो नजर आ रहा है कि आइंदा दूर दूर तक उनका न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि सिंध में भी इक़्तिदार में आने का कोई चांस नहीं है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को अपने उन गुनाहों को धोने के लिए कोई अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो और दलदल में धंस रहे हैं, सियासी दलदल में। और लोग जो उनको 15 साल तक इंतजार कर रहे थे कि अब हमें मौका मिले, तो लोगों को मौका मिलने वाला है इंशाल्लाह। 8 फरवरी को उनको पूरी तौर पर मुस्तरद कर दिया जाएगा, तब से शहरी इलाकों में बल्कि देही इलाकों में भी उनको मुस्तरद कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी कोटा सिस्टम की बात कर रही है। कोटा सिस्टम का मैं आपको बताऊं, ये कराची के नौजवानों की और कराची की सियासत की बात कर रहे हैं। कराची के नौजवानों को हम तो ये खा चुके हैं। कराची की 5 लाख इन्होंने नौकरी दी इस 5 साल में, इन्होंने एक नौकरी कराची के बच्चों को नहीं दी। तो खालिद साहब मेरी बात का जवाब दें। खालिद साहब गलत काम करते थे, जी नाजायज काम कर, उनके बच्चों को बांट दिया सारी नौकरियां। खालिद साहब कराची की कुछ इसमें सियासत करने के लिए आ रहे हैं। सर जी आप मेरी बात का भी जवाब दे दें। सिस्टम का तो ये है कि जो 10 साल के नाफिज हुआ था वो 53 साल हो गया उसको तकरीबन नाफिज हुए हुए। और चले जो 40 शहरी इलाकों का, कराची, हैदराबाद और सेक्टर का, वो भी उन्होंने जाली डोमिसाइल बना के सब ठीक है। खालिद साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उसके लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और पूरा हमने केस किया हुआ है। हाई कोर्ट में फैसले पे है वो केस, वो फैसला नहीं होकर दे रहा। 3 साल से हाई कोर्ट में और एक एविडेंस के साथ है किस तरह इन्होंने जो है वो कराची के और शहरी इलाकों के बच्चों का हक मारा है, उनके नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए। खालिद साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप मुझे ये बताइए, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप भी तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ थे, आप इनका हिस्सा थे, तो आपने इन सब मामलात पे उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं इस पर कोई ऐसा कानून साजी की? क्यों नहीं इसको रोका? कोटा सिस्टम को खत्म क्यों नहीं किया? और बहुत सारे मसाइल जो आप अभी निशानदेही कर रहे हैं, इन सब मसाइल पर उस वक्त क्यों नहीं बात हुई? हमारी जितनी दफा भी मुआहिदा हुआ पीपल्स पार्टी के साथ, उसपे ये हमारा एक पॉइंट हमेशा सर पॉइंटों में से एक पॉइंट कोटा सिस्टम रहा है कि कोटा सिस्टम का खात्मा किया जाए और मेरिट की बुनियाद पे जो है वो नौकरियां दी जाए। ये हर मुआहिदे में हमारा लिखा हुआ। हमने जब भी हमने इनकी हुकूमत छोड़ी है, कभी भी हमारे का पूरा साथ नहीं हुआ। जब भी हमने हुकूमत छोड़ी है तो इसी मुआहिदों की जो इन्होंने खिलाफ वर्जियां की है, जिसको ये कहते हैं कि वो कोई पुरानी सही पे नहीं होते मुआहिदा। हालांकि मुआहिदों पर तो जिक्र कुरान में है कि अल्लाह कहते हैं कि जब मुआहिदा करो उसको पूरा करो, जो वादा करो उसको पूरा करो, और किसी मजलूम की जो है का हक नहीं खाओ, किसी कमजोर का हक नहीं खाओ। तो पीपल्स पार्टी तो उसकी जो हमारी इस्लामी तालीमात है उसकी भी खिलाफ वर्जी करती है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने खालिद साहब। अभी जो हमने इनसे वायदा किया था 16 माह पहले 30 मार्च 2022 को, जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई और ये मुश्तरका हुकूमत में आए, जिसके इन्होंने बहुत मजे लिए। अभी कह रहे थे कि हम उसमें शरीक नहीं है, उसकी जो उसमें जो बुराइयां मिली उस हुकूमत को, खालिद साहब देखिए आप को निकालने में, ये तो इनके तो वजीर खारजा होटल में 40 मुल्कों का दौरा कर रहे थे, वो तो जमीन के पाकिस्तान में टिकते ही नहीं थे।
उनका तो कोई ताल्लुक नहीं था, उनको तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था एज अ वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल आपने ये बात सही कही खालिद साहब कि मुआहिदा किया जाए तो उसे पूरा करना चाहिए। पैसा लूटा हुआ 15 साल का उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान के जहाज के ऊपर पूरी दुनिया। खालिद साहब आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ दुनिया ने उन्होंने मुस्तरद किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इसी तरह पाकिस्तान के भी अवाम जो है उनको एक्सेप्ट करेंगे और सिंध के अवाम यकीनन उनको मुस्तरद कर देंगे। खालिद साहब आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप मुआहिदा ठीक है बिल्कुल पूरा करना चाहिए, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन आप पीटीआई के साथ भी रहे जब उसकी गवर्नमेंट थी, आप पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे जब उसकी गवर्नमेंट थी, आप मुआहिदा आपने किया और वो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब आप नून लीग के साथ अगर हैं और नून लीग अब मुआहिदा तोड़ती है तो आपका कोई आइंदा का लाहे अमल है कि फिर आप अलग हो जाएंगे नाराज होके? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बेहद वाहिद जमात है जिसके लिए इख्तियार की कोई हैसियत नहीं। जो भी हुकूमत तो ये हल तो नहीं हुआ ना इसका। तो फैजान साहब आप क्या कहेंगे? देखें, अभी इन्होंने कहा कि हमारे लिए इख्तियार की कोई हैसियत नहीं है, हर वक्त इख्तियार में रहे हैं। इमरान खान साहब उनके साथ भी इनकी गवर्नमेंट साथ थी, उसके बाद कराची में आप फैजान साहब बात करें, उसका इख्तियार पहुंचाने ठीक है, आइन में हम तरमीम की जाए जिसके तहत, ठीक है। खालिद साहब अब फैजान साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। इख्तियारात मिले और एक सोर्स उनको पैसा दिया जाए, बजाय इसके कि पहले सूबों को दिया जाए और वो एक वज़ीर आज़म और 4 वज़ीर आला के मोहताज जो है पूरा पाकिस्तान। ठीक है फैजान। अच्छा, ये मैं इनकी बात आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा कि हम ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी शामिल रहे, उससे पहले ये इमरान खान साहब के साथ भी शामिल रहे और इस वक्त भी ये महसूस कर रहे हैं कि अगर किसी की गवर्नमेंट है उसके साथ शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, हर चलती गाड़ी में सवारी करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके किसी बात का जवाब नहीं देंगे। इनकी लीडरशिप भी इनकी कंफ्यूज है कि पीएसपी को डिफेंड करना है या एमकेएम को डिफेंड करना है। आप पहले पीएसपी में थे, आप अपना हाल देख लें, 2018 के इलेक्शन में आपको 5-6 हजार 8 हजार वोटों से ऊपर नहीं मिले। आपकी जो है वो तमाम की तमाम नशिस्तों पे आपको शिकस्त खाई है आपने, आपके लीडरों समेत। अब आप आ गए हैं एमकेएम के अंदर और एमकेएम में जाहिर सी बात है जब लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि उनकी इज्जत नहीं रही तो वो दूसरी पार्टियों को, सियासी लोग हैं, दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। दूसरी पार्टी में जाने में आप उसको बैशिंग क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज ये कि अगर वो आके हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं, आपने भी तो 36 साल उनको रखा जब वो अच्छे थे, आज वो अगर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो बुरे हो गए। ठीक है, इसी तरह आपके बहुत सारे लोग अभी भी राब्ते में हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा। और जाहिर सी बात है जब कराची से लोग आगे आएंगे तो वो कराची की बात करेंगे, कराची के लिए काम करेंगे। लोग मिल रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी लोग मिल रहे हैं ना, अभी लगातार खानदान मिल गया, बिल्कुल। अब सिंध में तो उनकी सियासी सरगर्मियां बड़ी तेज, ये सारे इलेक्टेबल्स हैं। आप देखें जो मुस्लिम लीग नून से जितने भी लोग मिल रहे हैं, कराची की सियासत एक अलग काम है और जो बलूचिस्तान की सियासत है, दूसरी शहरों की सियासत है, वो तमाम वो इलेक्टेबल्स हैं जिनको कहने पे दूसरों का टर्न भी है ना, वो भी अपनी बात कहेंगे ना। उनके लिए उसके दरवाजे, अब आप ये देखें ना कि इनके मारे गए, उनके घरों पे हमले किए गए, उनके सर जी हैदराबाद में पक्का जो वो हमला किया गया वो कहाँ लेके गए, उसके बाद आज वो साथ बैठे हुए उसके। तो ये तो मुनाफकत तो आप कर रहे हैं, मुनाफकत मैं तो नहीं कर रहा। आपकी तो लीडरशिप टुवर्ड्स लीडरशिप मुनाफकत कर रही है। आपका लीडर कहता है जी खालिद मकबूल रा का एजेंट है और आज बोलता है खालिद मकबूल भाई है। आप कहते हैं जी वो जो वसीम अख्तर है वो कोकिन पी के पार्टियां करता है, ये तो आप बोलते हैं ना। आपने कहा वसीम अख्तर मेरा भाई है, ये तो आप आपस में बोल चुके हैं। इशरतुल लिबास साहब को आपके लीडर ने रिश्वतुल लिबास का इशरतुल लिबास साहब को ये आपके लीडर ने कहा और आज आपके लीडर जो है वो खड़े होके जो है लोगों को धमकियां दे रहे हैं। आपके पुराने अभी कल रात का क्लिप निकाल रहे हैं, उससे दो दिन पहले का क्लिप निकाल रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब लोगों को धमकियां दे रहे हैं। किस बेस पे धमकियां दे रहे हैं? मुनाफकत तो आप कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की सियासत तो आप कर रहे हैं। हम तो कराची के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं। 70% आबादी नौजवानों पे शामिल है। बहरहाल नहीं होगी, बात होगी वही इल्जामात और एक दूसरे के बयानात। मतलब हम आवाम सबसे ज्यादा इस चीज को फेस करिए। नुमान रिजवी साहब, ये आम इंतखाबात में क्या इलेक्टेबल्स ही जो है वो फिर कोई किरदार अदा करेंगे, फिर एक कोई गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए शुमाइला, बात यह है कि आपने अच्छी बात की कि सिर्फ इल्जामात हो रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं, ये इनको कह रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी किसी के पास दिखाने को नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, पाकिस्तान पीएस पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या दीगर जमातें हो,
जो भी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, किसी के पास कोई कारकर्दगी नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, 0/0। ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के अपना कद ऊंचा कर रहे हैं। अवाम बाखूबी वाकिफ है, लेकिन अवाम के पास चॉइस ही कोई नहीं। अब आपने सवाल किया जनाब, क्या इलेक्टेबल्स जो है वो दोबारा कोई गेम चेंजर का काम करेंगे? देखिए, इलेक्टेबल्स जो है ना, वो जो हमारे मुल्क के जो जितने भी इलेक्टेबल्स हैं, उनकी अपनी कोई मंशा होती नहीं है। वो इशारों पर चलते हैं, क्योंकि वो अपना काम तो पूरा कर चुके होते हैं। अब वो जो काम उन्होंने किया हुआ है अपने मोहल्लों में, गाँव देहातों में और हलकों में, उसके बाद वो इलेक्टेबल तो बन गए। वोट उनको जिस तरह मिलता है इलेक्टेबल्स को, आपको भी पता है और मुझे भी पता है किस बुनियाद पे वोट मिलता है। कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट नहीं मिलता। कहीं पीर है, कहीं साईं है, कहीं जागीरदारी है, कहीं जमीनी मामलात हैं, कहीं पुलिस कचहरी के मामलात हैं, जिसकी बुनियाद पे जो है उनको ताकतवर होने की बुनियाद पे वोट मिलता है। तो इलेक्टेबल्स की तो कोई सोच और वो है नहीं। गेम चेंजर तो उस वक्त होगा जब इनकलाब इस मुल्क में आएगा और ग्रास रूट से लोग ऊपर आएंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो ऐवानों में पहुंचेंगे। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों में कौन से ऐसे लोग हैं इलेक्शन में ये खड़े करेंगे जो ग्रास रूट के कारकुन लेवल हो? वही चेहरे हैं जो आप 30 सालों से देख रहे हैं। मिनिस्ट्रियन की वक्तन फवक्तन बदल जाती है, पोर्टफोलियो बदल जाते हैं, लेकिन चेहरे वही घुमा फिरा के जाते हैं। मेरे भाई बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या इनको इंटीरियर सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट देगी? बहुत अच्छा गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, उर्दू बोलने वालों को भी साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, सिंध में एक मोहब्बत और भाईचारे की फिजा को फैला रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी जैसे समझदारों को टिकट देगी लाड़काना से या पन्नो आकिल से? कभी नहीं देगी। वो टिकट उन्हीं लोगों को देगी, उन्हीं लोगों को ऐवानों में पहुंचाएगी जिससे उसके मफादात हैं। इनकलाब तो यहाँ जब आएगा, गेम चेंजर जब होगा, जब खुदारा कारकुनान को आगे लाया जाए, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लाया जाए। मैं इस बात पे एमक्यूएम की तारीफ करता हूं कि कम से कम एमक्यूएम उन लोगों को आगे तो लेके जाती है जो इस काबिल ही नहीं होते। इलेक्शन तो दूर की बात है, जिनकी जेब में, मतलब मैं समझता हूं जिनके माली हालात इस काबिल ही नहीं होते, गुजर भी सही नहीं होता, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, उनको आगे तो लाती है। लेकिन दीगर जमातों ने तो ये इसका तस्वुर भी नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे भाई बैठे हुए, कोई एक नाम बता दे आप मुझे सिंध असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट का, जो कारकुन की सतह का गरीब इंसान हो और वो जो है पहुंचाया उन्होंने ऐवान में। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दें 2 मिनट के लिए। जी, तो पहले तो बात मैं बताना चाहता हूँ कारकर्दगी की बुनियाद पे। आप देखिए, कराची में पिछले 3 साल में काम हुआ है। मुर्तजा वहाब साहब इस कराची में मेयर बने हैं, वो एक उर्दू स्पीकिंग है, कराची के रिहायशी हैं। बिलावल साहब भी कराची के रिहायशी हैं, कराची के पैदाइशी हैं। कराची बिलावल साहब का भी कराची के आवाम को कोई फायदा नहीं है। मैं आगे लेकर आ रहा हूँ ना चीजों को। आप पिछले 2.5-3 साल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करूं मैं, 22 अरब रुपए के फंड वहां पर रिलीज हुए। ना हमारा वहां पर MP है, ना हमारा MNA है, लोकल गवर्नमेंट में भी हमारा कोई आदमी नहीं है। 100 पार्क हमने उधर बनाए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पर डिफरेंट DCs रहे हैं, डिफरेंट ACs रहे हैं, आप जाके इन चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। फिर वो जो सड़कें, जो सड़क कभी भी नहीं बनी, शारा नूरजहां वाली सड़क पूरी, उसमें अरबों रुपए उसमें खर्च हुए। सर, कराची के लोगों को कमर की तकलीफ हो गई है, हार्ट अटैक पड़ जाते हैं उनको। बिल्कुल देखिए, मैं कराची का रोना तो हम काफी अरसे से रो रहे हैं। हमने सियासत तो अभी ज्वाइन की है। कराची का रोना तो हम पिछले 4-5 साल से रो रहे हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल फोरम पे बैठ के। सर, मदरसे के बच्चे चीख रहे हैं, कह रहे हैं हाथ में कुरान होता है, लेकिन हम अपने मदरसे में जाने के लिए हमें गटर लाइन के ऊपर से गुजरना पड़ता है। गटर का पूरा सीवरेज का पानी है। पता है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 7वां बड़ा शहर है, आबादी के हिसाब से भी, रकबे के हिसाब से भी शहर बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के पास एक ही शहर है जिधर लोग माइग्रेट कर आते हैं और यहाँ पर अपना रोजी रोजगार कमाते हैं। इस शहर पे लोड बहुत है, उसी लोड के हिसाब से इसकी फंडिंग होनी चाहिए। अब फंडिंग डिवीजन में बटी हुई है। थोड़ा सा बात समझने की है कि कराची को समझना पड़ेगा, कराची के डायनेमिक समझने पड़ेंगे। ये इनके लीडर भी कहते रहे, जो मैं बातें कह रहा हूं, कि कुछ एरिया कंट्रोलमेंट्स के पास है, कुछ एरिया लोकल गवर्नमेंट के पास है। MNA MPs कोई और जीते हुए होते हैं जमात के। वफाक में किसी की हुकूमत होती है, बात ही ना करें, वहां तो बहुत मैनेजमेंट अलग ही है ना। वफाक में किसी की हुकूमत होती है, लोकल गवर्नमेंट में किसी की हुकूमत होती है। तो एक प्लेटफॉर्म पे आके कभी भी काम नहीं हो सका। कराची वालों को समझना पड़ेगा। कराची के लोग, बादशाह और अवाम, इन्होंने वो टिकट की बात की। सेनेटर हमारे वकार मेहदी साहब को आपके सामने है, इससे पहले जितने भी कारकुनान है आपके सामने नजमी आलम साहब हैं। अभी भी आपको मैं पूरे सिंध की तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कराची की मैं आपको गारंटी दूंगा। आपको कराची से अच्छे फेसेस मिलेंगे। MNA MPs की जो सीटों पे लोग खड़े होंगे, आप देखेंगे नए फेसेस होंगे,
कारोबारी लोग होंगे, बिजनेसमैन होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, डिफरेंट हम लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं। जो सर आप कहाँ से लाएंगे इतने इंटेलेक्चुअल? कराची से 9 लाख आपके इंटेलेक्चुअल्स और जो वो थे वो तो चले गए मुल्क से। अच्छा, 30 लाख खानदान तो वैसे चले गए। थोड़े समझने की बात है कि 70% आबादी हमारी 35 साल से नीचे है। कहाँ है? 70% आबादी हमारी ना 35 साल से नीचे वाली है। अब इसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। हमें स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कायम करके जो ऑलरेडी है उसके अंदर हमें लोगों को, किसी को दूसरे मुल्कों में जरूरत होती है कि बढ़ई की, कलर वाले की, कारपेंटर की, ड्राइवर की, क्रेन ऑपरेटर की, डिफरेंट चीजों में उनको हमें तैयार करके दूसरे मुल्कों में मैन पावर हमारा बहुत है ना। अभी इस वक्त हम पाकिस्तान में बैठे हुए, तो अगर हम ये इनको स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू अच्छी चीजों पर ट्रेन करके पाकिस्तान से बाहर भेजें तो ये ज़र मुबादला का जरिया बनेंगे। यही इंडिया ने किया, यही बांग्लादेश ने किया है। दूसरी आप समझे बात, जो आप ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया इस वक्त 250 अरब रुपए की आईटी एक्सपोर्ट्स कर रहा है। मेरा अपना भी ताल्लुक आईटी से, मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता रहा हूं, तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि 250 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। सऊदीया की 113 अरब डॉलर की ऑयल की एक्सपोर्ट है। उसने अपने आईटी सेक्टर को ऑयल बना दिया। हम भी बना सकते हैं। हमारा एक्सेंट उनसे अच्छा है। इंडियन से हमारे पाकिस्तानी का, कराची वाले का एक्सेंट अच्छा है। अगर हम उसको कॉल सेंटर की ट्रेनिंग सर्विस सेक्टर में लेके चले जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करा लें और बाहर से काम ले लें, तो हम ये 2 काम तो हम सिर्फ कराची लेवल पे, सिंध लेवल पे कर सकते हैं। इसको करने देने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो नहीं पाती है। 15 साल क्या किए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं की? 2-2.5 साल देखिए, 2-2.5 साल देखिए, 15 साल का तो मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं तो अभी 8-10 महीने हमने सियासत को ज्वाइन किया। आप रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं ना, आपको पता तो होना चाहिए। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें हम आपको ये बताएं कि देखिए, डॉक्टर आसिम की मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, उन्होंने बगैर किसी सीट के वहां पर काम किए हैं, ये तो सबको पता है। इसी तरह मेयर साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने काम किया, अभी वो मेयर आ गए। अच्छा, आपको क्या जरूरत थी उनको? सर उन पे केसेस कितने हैं? डॉक्टर आसिम पे केस है जमीनों का। पाकिस्तान में केसेस बनना तो ऐसा मजेदार बात है ना। आप तो पिछले 16, 18, 20 महीने में देख ही रहे ना, उससे पहले भी देखते रहे। बेनजीर साहिबा का दौर 18 महीने की हुकूमत, 24 महीने की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, तो सच्चाई होगी। बहरहाल फैजान रावत साहब बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, लेकिन नाज़रीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है इस बात पे कि कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए, क्योंकि आवाम जो है वो वादों, दावों और इल्ज़ामात और बयानात सबको झेल चुकी है। अब उसे चाहिए काम। अब तो आवाम के शऊर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नुमान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नुमान रिजवी साहब, अगर मेयर पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर आला भी अगर पीपल्स पार्टी का है और वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का है, तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही तरक्की कर लेगा जैसे अभी कर रहा है या इससे पहले करता रहा है। देखिए, बात यह है कि जिस तरह दूध और शहद की नहरें इन्होंने बहाई हैं और जो हमें दिख रहा है अपनी जाती निगरानी में जारी करवाई हैं, आप खुद बताएं, क्या हम देख नहीं चुके ये सब कुछ? हम मतलब पीएस पार्टी कोई हमारे लिए कोई नई चीज तो है नहीं। पीएस पार्टी तो हमने हर तरीके से देख ली ना। मतलब इनके हर हालात, हर उरूज, हर जवाल, सब कुछ तो देख लिया। बात यह है कि मेयर भी उस वक्त मौजूद था, पीएस पार्टी का वजीर आला भी मौजूद था। एक वक्त था कि प्रेसिडेंट भी इनका, वजीर आजम भी इनका, वजीर आला भी इनका, सब कुछ हम देख चुके। तो क्या उसमें आपको कराची या सिंध या पाकिस्तान के हालात कुछ बदलते हुए दिखे जो आप ये कह रहे हैं? मतलब हम कहने पे मजबूर हैं कि शायद कुछ हो जाए। शायद की तो पाकिस्तान पीएस पार्टी ने गुंजाइश भी नहीं छोड़ी ना। मतलब अगर कोई थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होती कि हाँ यार पाकिस्तान पीएस पार्टी शायद अब किसे कर ले। अभी मेरे भाई फरमा तो रहे हैं कि कराची जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको संभालना मुश्किल है। भाई आप इसी शहर को सिंध का हिस्सा है और इसी शहर के वजीर आला हैं आप। अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत, इतनी बर्दाश्त नहीं है तो फिर इतने बड़े शहर को क्यों संभालते हैं? इतने बड़े शहर पे जो टैक्स आप खा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान और सिंध 95% इसी का टैक्स ले रहा है, आप उसको संभाल नहीं सकते हो। बल्कि आप ये कह रहे हो, ये दलील दे रहे हो कि हम जो है इतने बड़े शहर को संभाल नहीं सकते। तो इसका मतलब है आप में तो सलाहियत है ही नहीं। तो वजीर आजम बनने की जो आप बातें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो इससे कहीं बड़ा है। मेरे ख्याल से तो आपको जो है वो लाड़काना के डिप्टी कमिश्नर और नाजिम और पन्नो आखिल के डिप्टी कमिश्नर से ज्यादा आप अपनी हैसियत समझ नहीं पा रहे। नुमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने तो बड़ी आज जारहाना तकरीर की है। बड़ा उनका रवैया जो था खासा जारहाना था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जहाँ इलेक्शन के बाद हम वो ऊँट होंगे कि जहाँ बैठेंगे वहीं हमारी हुकूमत होगी।
जी हाँ, बिल्कुल, ये उनकी खामख्याली है। जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, असल में देखें बात ये है कि आप देखें कि ये दोनों मतलब जरदारी साहब माशाल्लाह बहुत जीरक सियासतदान हैं और समझदार हैं। जिस तरह उन्होंने ब्लफ खेला है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, जिस तरह इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बात की, उन्होंने देखा कि लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं और सिनेरियो ये लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा इख्तिदार में आएगी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कार्ड खेला। अगर कोई ये समझे कि शायद उनको कोई लाइन मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थक हार के उन्होंने देखा जब कोई फोन नहीं बज रहे, कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो भाई अब ये वाला बयान भी देख के देखो, शायद कुछ बेहतरी आ जाए। बात ये कि और बिलावल भुट्टो जरदारी वही वाली बात है, गुड तालिबान और बैड तालिबान, अच्छे एक अच्छाई की तरफ जाएगा, एक बुराई की तरफ जाएगा, ताकि कल को परेशानी ना होनी पड़े। कि अलग अलग इलेक्शन, जैसे कि पूरी उम्मीद है इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता कि सिंध में जो है वो खातिर खां रिजल्ट दे सकेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, और या GDA हो या जो इलेक्टेबल्स हैं, जो अभी आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, अपना एक अलग ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जिससे पीपल्स पार्टी को यकीन ही नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग नाला बैठे हैं जो ये बात समझते हैं, बाशऊर लोग हैं जो समझते हैं कि सिंध में कोई काम हुआ ही नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है पार्टियों को इस इलेक्शन में? बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, मुझे समझ से बाहर है। किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? अपनी मर्जी के ठप्पे लगाने, वही हालात जो सिंध में आपको देखा है कि इलेक्शन से एक दिन पहले बुके ले जाती है, ROs को खरीद लिया जाता है और जो नहीं मानता उसको अगवा कर लिया जाता है। इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं आप लोग? मेरी तो समझ से बाहर है। लेवल प्लेइंग फील्ड, आपके सामने स्टेज सजेगा, लोग इलेक्शन में वोट डालेंगे, लाइन लगेगी, लेकिन अगर आपके ROs आपके मतलब के नहीं लगे और आपको जो है वो बुके पहले नहीं मिली, आपने ठप्पे नहीं लगाए, आपने हमला यरगमाल नहीं बनाया, तो इसको कहेंगे आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये है हमारे मुल्क की लेवल प्लेइंग फील्ड। जिसको मिल जाती है, जिसको इस अंदाज में खेलना पड़ता है, वो कहता है कि बड़े साफ और शफाफ और लेवल प्लेइंग जो है वो प्लेइंग फील्ड मिली हमें और बेहतरीन इलेक्शन हुए। और जिसको नहीं मिलती वो इल्जाम लगा रहा होता है। जितने इलेक्शन में उसमें आप उठा के देख लें, एक आदमी धांधली, आज तक किसी ने कोई कबूला है इलेक्शन अपोजिशन ने? कोई एक इलेक्शन मुझे आप उठा के बता दीजिए पाकिस्तान की तारीख का कि क्या है कि हाँ भाई ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए थे, हम अपनी हार तस्लीम करते हैं। किसी ने आज तक नहीं कहा। बात ये है कि क्योंकि कोई इलेक्शन भी इंतजामी तौर पे हम लोग बदहाल हैं, इंतजामी तौर पे हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, हमारे अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि एक दिन इलेक्शन वाले दिन हम जो है वो उन जो अनासिर हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि दहशतगर्द अनासिर हैं या इस तरह के जो अनासिर हैं, उनको रोक सकें जो इलेक्शन में मदाखलत करते हैं। ये हमारे हाल है कि ये इंतजामिया है कि हम एक दिन भी उनको रोक नहीं पाते हैं। और वो तमाशा लगता है जनाब, मर्डर हो जाते हैं। आप कराची में तो हम कहते हैं लोगों को कि भाई ये जो है धांधलीशुदा इलेक्शन है, थप्पे लग रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान में उठा के देखें तो कहीं 6 मर्डर हैं, कहीं 8 मर्डर हैं, किसी हल्के में 12 मर्डर हैं, और डंडों और लाठियों को तो आजादाना इस्तेमाल है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है। शेख खालिद सुल्तान साहब से भी बात कर लेते हैं। खालिद सुल्तान साहब, ये जो इंतजामी कमजोरियों का जिक्र किया है नुमान साहब ने, आप समझते हैं कि अब आप अपनी इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा चुके हैं और आइंदा आने वालों दिनों के लिए आपने एक अच्छा लाएअमल तैयार कर लिया है और अब जो मुआहदे करेंगे उनमें आप कामयाब भी होंगे? यकीनन हमें उम्मीद है कि मुस्लिम नून ने भी इतने अरसे में कुछ सीख लिया होगा। वो एक चंद साल जो गुजरे हैं उन्होंने काफी क्राइसिस में गुजारे हैं। उन्होंने जो जमहूरियत की उसकी बका के लिए नारा लगाया जी। और हम समझते हैं जो उससे उन्होंने यकीनन सीखा होगा। और जैसे पाकिस्तान में जो भी सियासी जमात है, MKM की मजबूरी है कि वो इतने ऑपरेशन उसके ऊपर जो है वो मुस्तरद किया गया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जब भी फैलने लगती है तो वो शुक्र के बाद फिर से इनके शहरी इलाकों तक आ जाती है। तो हम कुछ पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होते, तो हम यकीनन उन पार्टियों से बात करते हैं जो नेशनल सतह पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में होती है। नेशनल सतह पे उनको एक्सेस हासिल होता है। तो आप खालिद साहब तो समझ रहे हैं कि मुस्लिम नून जी खालिद साहब नून लीग ने की बात भी नहीं की, हमने तो उनसे किसी और चीज की बात नहीं, हमने बताया भाई देखें ये अवामी मसाइल है, इनका हल जो है जो हमने 40 साल की सियासत में सीखा है वो निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली। ठीक है खालिद साहब, नून लीग ने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया है कि आप पीपल्स पार्टी और जो PTI है उससे वो मुमताज आपको नजर आ रही है? आप समझते हैं कि जो काम पीपल्स पार्टी और PTI ने नहीं किया वो नून लीग करके दिखाएगी आपको, वो आपके सारे वादे पूरे कर लेगी? क्या ऐसा काम किया नून लीग ने? हमने 16 महीने पहले जब ये अपना मुआहदा किया था, तकरीबन अब उसको भी 18-19 माह हो गए हैं और 3 महीने हुकूमत सत्ता में भी हो गए हैं। उन्होंने तो उसको जिससे वाहिद मुआहदा जिसे पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, पंजाब की सियासी क़यादत,
KP की सियासत बलूचिस्तान की सियासी क़यादत, तो जहाँ से सिंध से खालिद मकबूल सिद्दीकी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साइन है, उस पर भी उन्होंने अमल किया। उस पर टालमटोली करते रहो। क्या हम मांग रहे थे उनसे? हम कह रहे हल्के सही कर दो, बल्दियाती हल्के सही कर दो। जो इलेक्शन के बाद उन्होंने माना, इसका मतलब हमारी बात जायज थी। हमने उनसे कहा वोटर लिस्ट सही कर दो। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 140A के तहत बल्दियाती इख्तियारात बिल्कुल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एक चीज उन्हें बहुत जस्टिस गुजारते जाते जाते वाज़े तौर पर लिख के चले गए, और ये 18वीं तदमीन की जरूरत भी थी, तो उस पर अमल करने से इनकार कर दिया और उसको वक्त गुजार दिया, जिसके नतीजे हमने बाइकाट किया। और ये पीपल्स पार्टी का लगड़ा लूड़ा बेअख्तियार मेयर आ गया। अब ये भी रोएंगे 4 साल। और कराची के साथ जुल्म हुआ, कराची और खतरा बनेगा। जमात इस्लामी को भी हमने समझाया, उनके दफ्तर गए, पीपल्स पार्टी से भी हमारी PCO मीटिंग हुई, हमसे रोज वादे करते रहे और रोज टालते रहे। ठीक और है, इन्होंने जो है वो बल्दियात को इख्तियारात नहीं दिए। आज तक मेयर भी बेअख्तियार है, वो क्या कर सकता है? ठीक है, ठीक है। आप शेख खालिद सुल्तान साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई। फैजान साहब, आप कुछ कहना चाहें? मैं इनकी सियासी बसीरत और जमहूरियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि मुस्लिम लीग नून से ये आने वाले जितने मसाइल हैं उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं पहले से ही। इनको पता है कि वही वजीर आजम आएंगे और उसी से डिस्कशन शुरू कर दी है इन्होंने, पहले से ही काम की। तो इससे आप जमहूरियत का और इलेक्शन का अंदाजा लगा लें, तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? यही चीज़ तो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसकी बात हो रही है, कि जब आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही एक सियासी पार्टीज को नहीं देंगे तो पहले से ही फैसले करके बैठेंगे। आप देखें, जो लोग पहले पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते थे, बलूचिस्तान से भी और KP से भी और पंजाब से भी और साउदर्न पंजाब से भी, वो फिर बाद में शामिल नहीं हुए। इसका मतलब कहीं से तो कोई ना कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है और कोई ना कोई चीज़ को ऑपरेट करा रहा है। इनको भी किसी ने ऑपरेट करके वहां तक भेजा, ये तो फौरन तैयार हो गए, सुबह पहुंच गए उनसे मुलाकात के लिए और सारी बातें उनसे करके भी आ गए कि ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है। इनको किसने बताया कि वही वजीर आजम बनेगा? ये तो बता दें यही बात कि उनको किसने बताया कि ये ही हुकूमत करेंगे आगे जाके। तो इसी चीज़ का तो पीपल्स पार्टी रोना रो रही है, इसी चीज़ की तो बात कर रही है कि भाई बात यह है कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगी, आप सारे इलेक्टेबल्स को जमा करके फोन आके लोगों को इधर उधर भेज देंगे। इनको भी किसी ने बोला होगा ना कि भाई आप नून लीग की सपोर्ट करें, और नून लीग की सपोर्ट के लिए इन्होंने बरमला बोला कि जी हमने उनसे ये बातें की हैं, आने वाले वक्त में हम ये बातें करेंगे, ये काम करेंगे। तो इनसे पूछा ना ये सवाल कि आपको किसने बताया? दूसरी बात, अगर आपको अपने ऊपर इतना एतमाद था तो ये 4 महीने पहले बल्दियाती इलेक्शन हुआ, आपने क्यों नहीं हिस्सा लिया 5 महीने पहले? आपको जब उम्मीद थी कि आप लोग क्लीन स्वीप करेंगे, आपके पास ना कोई बयानिया है, ना आपकी जमात में कोई चीज़ है। एक ही कार्ड है आपके पास, महाजिर कार्ड, वो भी हमने अब उठा लिया है कि वो हम कराची वालों के लिए और कराची के लिए हम कराची से बानिया ने पाकिस्तान की औलादों को टिकट देंगे इंशाल्लाह, और पीपल्स पार्टी उनको खड़े करेगी डिफरेंट एरिया से और इंशाल्लाह वो जीतेंगे भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान रावत साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया शेख खालिद सुल्तान साहब आपका। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।